अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम न्यूरल नेटवर्क पढ़ रहे हैं। आज हम न्यूरल नेटवर्क की बेसिक्स पर लास्ट टाइम हमने जब न्यूरल नेटवर्क्स का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने बताया था कि न्यूरल नेटवर्क बेसिकली एक नॉन लीनियर मॉडल है। अब नॉन लीनियर मॉडल और लीनियर मॉडल में थोड़ी सी फ़र्क हमें कर लेना चाहिए कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। लीनियर मॉडल की एक किस्म जो आपने पढ़ी वो थी लीनियर रिग्रेशन। आपको याद होगा कि मैंने आपको जब हाउस प्राइस प्रेडिक्शन की हमने बात की थी तो हमने देखा था कि एक्स एक्सिस पे या जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो था कि इस घर में कितने कमरे हैं। जैसे एक 3 बेडरूम का घर था और उसकी बेस पे हमें उसकी कीमत पता चलती थी। तो लीनियर रिग्रेशन का एल्गोरिदम हमें घर में रूम्स की बेस पे उसकी कीमत बता देता था। ये जो लीनियर मॉडल होते हैं ये इनकी इनके एक फ़ायदा ये है कि ये समझने में बहुत आसान होते हैं। फॉर एग्जांपल लीनियर रिग्रेशन आपको ये बता देगा कि अगर 3 बेडरूम का घर है तो वो $1.5 लाख का होगा। तो अगर आप एक बेडरूम ऐड करेंगे तो उसकी प्राइस $50,000 बढ़ जाएगी। अगर आप एक और ऐड करेंगे तो और $50,000 बढ़ जाएगी। तो यू सी लीनियर रिग्रेशन जो है वो आपको आइडिया देता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि कमरों की तादाद में आप जितना इजाफा करी जाएंगे कीमत उतनी बढ़ी जाएगी। ये एक लीनियर रिलेशनशिप है, लीनियरली बढ़ रहा है, लाइन की तरह बढ़ रहा है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, फ़ौरन समझ में आ जाता है। लेकिन इस किस्म के मॉडल के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल कितने लोगों को नहीं पता डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। आप चलते जाएं। तो हाउस प्राइस प्रेडिक्शन अगेन मैं चाहूँगा कि आप जेन में ले आएँ। और मैंने बताया था कि जितने कमरे ज़्यादा हैं उतनी घर की कीमत ज़्यादा है। ये एक लीनियर रिलेशनशिप है, ठीक है। अब इसमें लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि अगर कोई रिलेशनशिप नॉन लीनियर है, फॉर एग्जांपल 5 मरले का घर जो है वो एक बहुत पोश सोसाइटी में और वही 5 मरले का घर जो है वो किसी ज़रा थोड़ी सी शहर से दूर की सोसाइटी में। अब अगर आप मॉडल कर रहे हैं सिर्फ घर का एरिया तो प्राइस तो बराबर होनी चाहिए ना। लेकिन एक चीज़ आप मिस कर रहे हैं कि यार इन दोनों की लोकेशन क्या है। तो अब आपने बीच में एक अनसर्टेनिटी, एक नॉन लीनियरिटी ऐड कर दी। तो अब वो जो स्ट्रेट लाइन का रिलेशनशिप था ना कि मरले बढ़ाए जाओ तो प्राइस बढ़ी जाएगी या कमरे बढ़ाई जाओ तो प्राइस बढ़ी जाएगी। अब जब आपके मॉडल में नॉन लीनियरिटी आ जाती है तो ये लीनियर मॉडल जो हैं ये बेचारे फेल हो जाते हैं। तो अगर मैं एक लाइन कहूँ तो वो ये कि लीनियर मॉडल क्योंकि मुश्किल प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे नहीं ख्याल के कुछ लोगों ने जो हमने लीनियर मॉडल का ग्राफ बनाया था लास्ट लेक्चर में उन्होंने देखा भी होगा। आप यूँ समझ लें कि एक आपके घर के एक्सपेंसेस हैं और एक आपकी सैलरी है। अगर आप कर रहे हैं जॉब, आपको पता है साल बाद आपको 10% 20% सैलरी बढ़नी है और साल बाद इतने एक्सपेंसेस बढ़ने हैं। एक सर्टेन रेंज में सैलरी बढ़ी और उस हिसाब से एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं और ये ऐसे ही चलता रहेगा। इधर से सैलरी बढ़ती जा रही है, उधर से एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि सैलरी आपकी कितनी बढ़ी है, एक सर्टेन रेंज के अंदर है। थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं लोग। तो खैर ज़िंदगी के 50 साल यहाँ गुजार देते हैं, 60 साल गुजार देते हैं कि भाई बस सैलरी आई जा रही है, एक्सपेंसेस बढ़ी जा रहे हैं, गुजारा हो ही जा रहा है, सैलरी भी बढ़ रही है, एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। हाउ अबाउट कि आप बिजनेसमैन हो, आपको बिज़नेस में आपको 2 लाख रुपया इनकम हो रही है, फिर अचानक से 10 लाख हो जाती है, फिर एक और सोर्स ऑफ इनकम भी बीच में आ जाता है, फिर एक और एक्सपेंस भी बीच में आ जाता है। और फिर मैं कहता हूँ कि अब आप अपने एक्सपेंस को प्रिडिक्ट करो। जब एक्सपेंस भी ऐड हो रहे हैं, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम्स भी ऐड हो रही हैं आपके अंदर, और लॉस भी हो सकता है। और लॉस भी हो सकता है उसके अंदर, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग बिजनेस। तो फिर इन दैट केस मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हो गए हैं, सिंपल नहीं रहे मामलात। सो हाउ यू गोना प्रिडिक्ट दैट? तो बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके लिए फिर हमें न्यूरल नेटवर्क्स की ज़रूरत होती है क्योंकि न्यूरल नेटवर्क्स बेसिकली नॉन लीनियर मॉडल्स हैं। तो ये लीनियर मॉडल की जो शॉर्ट कमिंग थी कि वो सिर्फ
एक लाइन ड्रॉ करता है, और अगर रिलेशनशिप मुश्किल है तो वो बेचारा एक्सप्लेन नहीं कर पाता। न्यूरल नेटवर्क जो हैं वो नॉन लीनियर हैं, और वो मुश्किल जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप चीज़ों के जो हैं वो उन्हें भी फाइंड कर लेते हैं, उन्हें भी मैप कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप क्या होता है? कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप जैसे कि अभी आपने एग्जांपल दी बिजनेस की, इसमें हाँ, इसमें कम्प्लेक्सिटी ये है कि आपको ये नहीं पता कि आपको कल एक क्लाइंट मिलेगा, परसों 2 मिलेंगे, उससे अगले दिन 3 मिलेंगे, उससे अगले 4 मिलेंगे। ये लीनियर रिलेशनशिप था ना। अनसर्टेनिटी होगी ना ये तो। अनसर्टेनिटी ही नॉन लीनियरिटी होती लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी ये भी तो मैं कह सकता हूँ हो सकती है कि एक आपके बढ़ रहा है इनकम, एक आपके बढ़ रही है एक्सपेंसेस, और आपके एडोनल लॉस। हो सकता है कि आपके बिजनेस का ताल्लुक मौसम से भी हो। है। बिल्कुल हो सकता है, देयर इज़ अ फैक्टर ना, डिपेंडेंसी तो हो सकती है। बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आपको बाज़ बिजनेसमैन को, मोस्टली हमारे बिजनेसमैन को समझ बहुत सारे जो वेरिएबल होते हैं जो एक्चुअली इम्पैक्ट कर रहे होते हैं बिजनेस, हमें समझ नहीं आ रही थी। फॉर एग्जांपल, आप एक बहुत बड़ी कंपनी रन कर रहे हैं, उस कंपनी के अंदर एचआर होता है, एडमिन होता है, टीम लीड होते हैं। मैं टेक कंपनी की बात ही करूँगा। आपने कभी देखा कि आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या टीम लीड लेयर पे तवज्जो नहीं दी, वो फैक्टर आपने साइड पे कर दिया। आपने पूरी कंपनी को मैप कर दिया, ये बढ़ाऊंगा, ये बढ़ाऊंगा, ये बढ़ाऊंगा, ये बढ़ाऊंगा, ये बढ़ाऊंगा, लेकिन आपको ये पता नहीं चला कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेयर को ठीक करना कितना ज़रूरी है। तो क्या होगा? आप अंदाज़ा लगाएंगे कि 5 साल बाद ये कंपनी जो है वो $3 मिलियन अर्न कर रही होगी, जबकि वो लॉस में चली जाएगी। वो इस वजह से कि मॉडल ने वो एक डिपेंडेंसी कैलकुलेट नहीं की कि यार ये भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेयर भी ज़रूरी है ये बनाना। लाइफ में आप सक्सेसफुल होने के प्लान करते हो, जब लाइफ में सक्सेसफुल होने के प्लान करते हो तो मैं सर आपको सीधे सीधे बताऊं, हम बिज़नेस कैसे खड़ा करते हैं। स्किल लाएंगे, क्लाइंट आएगा, पैसे आएंगे, ज़्यादा डेवलपर आएंगे, ज़्यादा पैसे आएंगे, ज़्यादा बिजनेस डेवलपर हायर करूँगा, वो ज़्यादा क्लाइंट हायर करेंगे, फिर वो ज़्यादा पैसे आएंगे, फिर वो मैं ज़्यादा डेवलपर कहूँगा और मेरी कंपनी बड़ी हो जाएगी। दैट्स द रिलेशन। अब मिस क्या हुआ? द क्वालिटी ऑफ वर्क, द SOPs, द कम्युनिकेशन, द ब्रांडिंग, द प्रोफाइलिंग, वो सारे फैक्टर्स हो गए। हमने हमने अपने न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल किया, लेकिन जब मशीन को न्यूरल नेटवर्क हमने इस्तेमाल किया तो मशीन इस तरह की डिपेंडेंसीज को नहीं जाने देता। दिस इज हाउ यू गेट द क्वालिटी आउटपुट। बेहतरीन। तो कॉम्प्लेक्स रिलेशन मैं समझा रहा था, ये कॉम्प्लेक्स रिलेशन की यार इतना इंटेंगलमेंट हुई है, ये बीच में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की लेयर कहाँ से आ गई है यार, इसको तो मैंने गौर ही नहीं किया। तो कॉम्प्लेक्स रिलेशन में आप चीज़ें ओवरसी कर जाते हो जिससे मसले होते हैं। ओके, तो अब न्यूरल नेटवर्क मैंने बताया कि बेसिकली नॉन लीनियर मॉडल बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कि न्यूरल नेटवर्क जो है वो न्यूरॉन से बनते हैं, और मैंने बताया था कि न्यूरॉन जो है वो एक्चुअली सिंपल मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल भी दी थी, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा और डीप लेके जाऊंगा एक न्यूरॉन के अंदर। न्यूरॉन के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। तो इस बल्कि इस पिक्चर का फ़ायदा हो जाएगा कि आपको ये जो गोल गोल दायरे सारे नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे एक्चुअली क्या हैं? ये सारे न्यूरॉन्स हैं। तो अब आपके ज़हन में आ जाएगा कि यार इसमें नॉन लीनियरिटी कैसे आई। तो उसके लिए आप फ़र्ज़ करें मैं किसी एक गोल दायरे की बात कर रहा हूँ। अब हम उस गोल दायरे के अंदर अगर देखेंगे तो उधर 2 काम हो रहे हैं। उधर एक तो जो इनपुट आ रही है उस इनपुट के ऊपर हम ऑपरेशन कर रहे हैं, और आगे फिर एक नॉन लीनियर मैथ का फंक्शन भी लगा रहे हैं। अच्छा, नॉन लीनियर मैथ का फंक्शन जो है उसकी एग्जांपल्स बहुत सारी हैं। जैसे आपको याद होगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमने देखा था कि वो दुनिया के किसी भी नंबर को 0 से 1 के दरमियान मैप कर देता है, तो वो एक नॉन लीनियर फंक्शन है। इसी तरह आप लोगों ने ई का नाम सुना होगा, ई रेज टू पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसी तरह 5वीं 6ठी क्लास में हमने साइन और कॉस पढ़े थे। ये सारे के सारे नॉन लीनियर फंक्शन है। तो इस हर गोल दायरे के आखिर में एक नॉन लीनियरिटी, यानी कि अब मैं नॉन लीनियर फंक्शन को क्या कह रहा हूँ? नॉन लीनियरिटी। तो हर न्यूरॉन के अंदर एक पोर्शन लीनियर होता है और उसके
लीनियर पोर्शन के आगे नॉन लीनियरिटी फिट हुई होती है, लगी होती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जितने न्यूरॉन्स आप ज़्यादा लगाते हैं उतने ही इस मॉडल में नॉन लीनियरिटी बढ़ती चली जाती है और उतना ही ये ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल रिलेशनशिप जो है इनपुट का और आउटपुट का वो अंडरस्टैंड कर लेता है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि मेरी पसंदीदा एग्जांपल है कैट वर्सेस नॉन कैट। मसलन अब आप बिल्ली का इमेज देते हैं, बिल्ली का इमेज जो है वो तो पिक्सल के बहुत सारे नंबर्स हैं ना, उन बहुत सारे नंबर से आपने पता चलाना है कि ये तस्वीर बिल्ली की है या बिल्ली की नहीं है। तो ये आपने जब ये इनपुट पे नंबर दिए तो उस इनपुट ने के न्यूरॉन्स ने इस पे ऑपरेशन किया और नॉन लीनियरिटी ने डिसाइड किया कि मैंने इस पर्टिकुलर न्यूरॉन की इनपुट आगे क्या भेजनी है। फिर अगली लेयर के न्यूरॉन्स ने भी यही काम किया और इस तरह इन्होंने बहुत सारी नॉन लीनियरिटी ऐड कर दी और आखिरी लेयर ने इस सारे कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करके आपको बता दिया कि जो स्टार्ट की लेयर पे आपने नंबर दिए थे वो एक्चुअली बिल्ली की तस्वीर है, या जो स्टार्ट की लेयर पे आपने नंबर दिए थे वो बिल्ली की तस्वीर नहीं है। हेयर आई विल स्टॉप फॉर अ मिनट, 1 मिनट। अब 1 मिनट एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। जस्ट ट्राई टू ड्रॉ एन एग्जाम्पल, कैसे फिट कर सकते हैं। मैंने एक सैलरी पर्सन की एग्जांपल दी, मैंने अभी कंपनी की आपको एग्जांपल दी। आपकी क्या एग्जांपल है? जब आप अपने ब्रेन को इस स्टेट पे डालते हैं कि जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है छोटा सा, उसको रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। एक लेक्चर में आपने 4 5 6 टॉपिक्स पढ़े, फिर उनको अप्लाई करने की कोशिश की, फिर अगले दिन नया लेक्चर देखा, फिर 8 10 दफ़ा वही काम किया, फिर अगले दिन लेक्चर देखा, फिर 8 10 दफ़ा वही काम किया, तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्रिटिकल थिंकिंग के लिए खुद को ट्रेन कर रहे हैं। अगर आप ये अपने आप को कह के चले गए ना, गुड सर समझ आ गया, आपने अच्छा समझाया, वो टिकेगा नहीं यहाँ पे, वो आपकी परमानेंट मेमोरी में नहीं गया। वो आप ये एक कॉन्सेप्ट में किसी दिन जावेद सर से गुजारिश करूँगा कि वो इस टॉपिक पे लेक्चर दें, वो आपकी टेम्परेरी मेमोरी में है। जब तक आप उसको ड्रॉ करके मैप नहीं करेंगे वो आपकी परमानेंट मेमोरी में नहीं जाएगा, जहाँ वो हमेशा रहेगा। जिस चीज़ को आप मैप करके एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट करके दिमाग में डाल लेते हैं वो कभी नहीं। आपने कभी सुना होगा कि हम कहीं जा रहे होते हैं और सडनली कोई म्यूज़िक प्ले होता है और आपको माजी की यादें आ जाती हैं। वो क्यों आती हैं? वो उससे मैप हुई हुई होती हैं। वो कभी एक हल्का सा आपको हिंट मिलता है और आपको 10 साल पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं, वो मैप हुई हुई होती हैं। So if you really want to develop that critical thinking in the world of AI, you have to map these things. So 1 minute, tell me what comes in your mind. बच्ची का क्वेश्चन रिपीट करते हैं। आपने पूछा कि बहुत सारी बीमारियां हों और हम प्रेडिक्ट करें कि क्या बीमारी आपको हो सकती है आउट ऑफ ऑल दोज डिजीज़। लेकिन मैंने आपसे सवाल किया कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बताएं ना, ज़रा मैप करें ना कि डिज़ीज़ के साथ कैसे होगा आपकी, कैसे आप ना 10 बीमारियाँ हैं, 10 में से आपको कौन सी बीमारी हो सकती है पॉसिबली, तो कैसे पता चलेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल एक बीमारी है जी शुगर, एक बीमारी है डिप्रेशन, ठीक है, और हम एक बीमारी ले लेते हैं, हाँ नहीं वो नहीं लेते क्योंकि मुझे पता वो मैंने करवानी नहीं है अभी ना। हाँ एक शुगर है, एक ब्लड प्रेशर है, और एक हम कोई फिजिकल डिजीज़ ले लेते हैं यार, लेट्स से कि यार आपके जॉइंट स्वेल हो गया या स्किन की कोई या स्किन की, हाँ हम स्किन बर्न ले लेते हैं। नहीं हम स्किन बर्न ही लेते हैं। 3 है, स्किन बर्न ले लिया आपने, बीपी ले लिया, शुगर ले लिया। अब इनमें से आपको कौन सी हो सकती है? अच्छा, अब आप सोच रहे हैं कि व्हाट इज़ योर लाइफ स्टाइल। खाते हैं पीते हैं, बहुत सारा सोचते हैं, रात को अमीर बनने का ख्वाब देख के सुबह वहीं से उठते हैं और फिर खाते हैं पीते हैं, सोचते हैं, फिर सो जाते हैं। नो एक्सरसाइज, नो डाइट। आपको सनबर्न तो नहीं होगा ना? आपको सनबर्न तो नहीं होता क्योंकि आपके फैक्टर्स रिलेट नहीं कर रहे। लेकिन आप ये कहते हो कि ये सारा कुछ करने के साथ साथ मैं ट्रैकिंग भी करता हूँ, फिर क्या होगा? फिर रिलेशनशिप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। अब आपको दोनों में से चांसेस हैं कि दोनों हो सकते हैं, लेकिन होनी एक नहीं है। आप ये चाहते हैं होना एक है, तो फिर और भी मर्डर हो जाए, और भी चीज़ें आ जाएंगी। बेहतरीन। सो अब हमें ये पता चल गया कि न्यूरल नेटवर्क जो है वो एक नॉन लीनियर एल्गोरिदम है और ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जैसे किसी तस्वीर को कोई लेबल देना ऐसे काम कर सकता है, या किसी बहुत सारे बल्क ऑफ नंबर्स को कोई लेबल देना, ये सारे काम कर सकता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि न्यूरल नेटवर्क जो है वो क्या एक ही तरह का होता है या उसकी कोई बहुत सारी टाइप्स होती हैं?
तो एक न्यूरल नेटवर्क आपके सामने है और ये सबसे बेसिक न्यूरल नेटवर्क है। इस न्यूरल नेटवर्क को हम कहते हैं फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क। लेकिन इसके बहुत सारे नाम आते हैं लिटरेचर में, मैं वो सारे नाम एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ ताकि आप सब लोगों को आइडिया हो जाए कि इन 5-4 नामों में से जब भी कोई बंदा कोई नाम लेगा, एक्चुअली ये तस्वीर हमारे जहन में आ जानी चाहिए जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो वो नाम क्या है? सबसे पहले स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। जब भी आप स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क कहेंगे, ये तस्वीर आपके जहन में आ जानी चाहिए। उसके बाद मैंने अर्ज़ किया फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क, फिर ये तस्वीर आपके जहन में आ जानी चाहिए। फिर है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, फिर ये तस्वीर आपके जहन में आ जानी चाहिए। फिर है डेंस न्यूरल नेटवर्क, फिर यही तस्वीर आपके जहन में आ जानी चाहिए। यू सी, एक ही चीज़ के बहुत सारे नाम हैं और इसका एक पुराना नाम भी है, वो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या ANN। तब भी यही तस्वीर आपके जहन में आ जानी चाहिए। और कुछ लोग इसको MLP भी कहते हैं, मल्टी लेवल परसेप्ट्रॉन। लेकिन ये नाम आई वुड से कि ये नाम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट आपको कहीं भी ये नाम नज़र आ सकता है। अगेन यही तस्वीर आपके सामने आ जानी चाहिए। यू सी, बहुत सारे नाम थे जो आपने इधर उधर से सुने थे। अब ये तस्वीर एक्चुअली वो सारे न्यूरल नेटवर्क यही है। तो अब आपने ये जो नाम सुने, इनमें से कोई भी नाम सुनेंगे तो आपके जहन में आ जाना चाहिए यार इनपुट लेयर है, फिर एक या एक से ज़्यादा हिडन लेयर है। इनपुट लेयर सारी की सारी हिडन लेयर के हर न्यूरॉन से जुड़ी है, हिडन लेयर का हर न्यूरॉन अगली लेयर से जुड़ा है और आखिरी लेयर का हर न्यूरॉन आउटपुट लेयर से जुड़ा है और आउटपुट लेयर जवाब दे देती है। तो इसलिए इसको हम फुली कनेक्टेड या डेंस या फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। फीड फॉरवर्ड आप बोल तो गए हैं, हाँ, तो मैंने तो 6 नाम और भी बोले थे। लेकिन फिर वो प्रोपेगेशन फीड फॉरवर्ड का मतलब भी तो समझाना है ना। वो अभी मैं बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ उनको तैयार करना है कि न्यूरल TensorFlow नेटवर्क में? की टाइप शाइप क्या होती हैं, फिर हम बताएंगे कि इसके अंदर हम कैलकुलेशंस जो हैं उनको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अब आपको एक टाइप के न्यूरल नेटवर्क का पता चल गया। अब मैं कुछ नाम बोलूँगा लेकिन मैं उनकी तफसील नहीं बताऊँगा क्योंकि उनकी तफसील बाद के लेक्चर्स में आएगी। लेकिन एसेंशली आपको पता होना चाहिए कि जो नाम मैं बोल रहा हूँ वो कुछ डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क्स हैं। फॉर एग्जांपल एक नाम आप सुनेंगे CNN, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। इन न्यूरल नेटवर्क की ख़ास बात यह है कि जिधर भी आपका तस्वीर या वीडियो से वास्ता पड़ेगा, आपका सबसे पहले जहन में आपके आएगा कि यार मैं CNN लगाऊँ, ठीक है। तो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क इमेज वीडियो के लिए बहुत अच्छे हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ भी आज के लिए सबसे ज़्यादा ये यूज़ होते हैं। उसके बाद एक और टाइप का न्यूरल नेटवर्क है जिसे हम कहते हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। जब आपके पास टाइम सीरीज डाटा, अब ये टाइम सीरीज डाटा क्या भला होती है कि स्टॉक मार्केट में फलां कंपनी के शेयर्स, एक कंपनी के शेयर आप स्टडी कर रहे हैं, आपने कहा जी मंथ ऑफ जनवरी में हर रोज़ इसके शेयर इतने थे, मंथ ऑफ फरवरी में हर रोज़ इसके शेयर की प्राइस ये थी, मंथ ऑफ मार्च में ये थी, तो जून की 10 तारीख को इसके शेयर की प्राइस क्या होगी? सो दिस इज़ टाइम सीरीज। क्यों? क्योंकि शेयर की प्राइस हर महीने के हर दिन बदल रही है। तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क आर रियली गुड व्हेन यू आर वर्किंग विद टाइम सीरीज डाटा। और ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है ये एक्चुअली टाइम सीरीज डाटा है, ठीक है। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के बाद हमारे पास आगे आ जाते हैं ऑटो इनकोडर्स। ऑटो इनकोडर्स बहुत ज़्यादा अब यूज़ तो नहीं होते, लेकिन इनको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है और इनको अंडरस्टैंड करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग लिखते जाइएगा ये, लेकिन अगर इसकी डिटेल देखनी हो तो ये भी हमने पढ़ाया हुआ है। हाँ, ऑटो इनकोडर को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि ऑटो इनकोडर को अंडरस्टैंड किए बगैर आप GPT और BERT को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। सो ऑटो इनकोडर के 2 जो पीसीज होते हैं वही आगे जाके फिर BERT और GPT अंडरस्टैंड करने में आपकी मदद करते हैं। फिर हमारे पास एक डिफरेंट टाइप का न्यूरल नेटवर्क है ऑटो इनकोडर के बाद, जिन्हें हम कहते हैं अटेंशन मॉडल्स या ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है।
अटेंशन मॉडल्स या ट्रांसफॉर्मर्स जो हैं वो आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, और RNN को सॉर्ट ऑफ उन्होंने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में रिप्लेस कर दिया है। पहले लोग लैंग्वेज के लिए RNN यूज़ करते थे, लेकिन अब कोई नहीं यूज़ करता। अब सारे के सारे लोग जाके ट्रांसफॉर्मर्स यूज़ करते हैं नेचुरल लैंग्वेज के लिए। आपके ये जो चैट GPT, बर्ट और ये सारे हैं, ये सारे भी एक्चुअली ट्रांसफॉर्मर्स हैं। ज़रा डिफरेंट टाइप के ट्रांसफॉर्मर्स हैं, इसमें फ़र्क हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एसेंशली ये ट्रांसफॉर्मर है। तो अब मैं रिपीट कर रहा हूँ नाम जो मैंने बोले थे। फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क जो मैंने आपको दिखाया आपके सामने, CNN या कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, RNN या रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, ऑटो इनकोडर, अटेंशन मॉडल्स। अटेंशन मॉडल्स को आगे हमने कहा फिर ट्रांसफॉर्मर्स, और ट्रांसफॉर्मर्स के आगे जाके हमारे पास टाइप आ जाएंगी BERT एंड GPT। ठीक है, तो ये सारे के सारे न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर हैं जो वेल नोन है। इसके अलावा भी हैं जो हमने में भी जो बाद में हम यूज़ करें। ओके, अब न्यूरल नेटवर्क को जब भी आप यूज़ करते हैं तो आपने दो काम करने होते हैं। सबसे पहले तो आपने न्यूरल नेटवर्क से प्रेडिक्शन लेनी है, ठीक है। और दूसरा ये कि जब आप कोई न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं तो वो न्यूरल नेटवर्क स्टार्ट में तो ट्रेंड नहीं होता ना, आपने उसे डाटा पे ट्रेंड भी करना होता। तो हम जितनी भी ये कैलकुलेशंस होती हैं किसी भी न्यूरल नेटवर्क के, उनको दो फेजेस में तोड़ देते हैं। एक फेज को हम कहते हैं फॉरवर्ड पास या फॉरवर्ड प्रोपगेशन, ये नया लफ्ज़ है। प्रोपगेट है, करना है कि कोई लहर आगे को जा रही है, जैसे किसी नहर में अगर आप नहाए हों और या कोई पत्थर फेंके तो वो लहरें आगे को जाती हैं। सो वो लहरें प्रोपगेट कर रही होती हैं, वेव्स प्रोपगेट कर रही होती हैं एक डायरेक्शन में। सो ये वही प्रोपगेशन है, लेकिन इस प्रोपगेशन में हम कैलकुलेशंस को प्रोपगेट कर रहे हैं। सो न्यूरल नेटवर्क में जितनी भी कैलकुलेशंस हैं ये दो फेजेस में हम तोड़ते हैं। पहले फेज को हम कहते हैं फॉरवर्ड प्रोपगेशन या फॉरवर्ड पास, दूसरे फेज को हम कहते हैं बैकवर्ड प्रोपगेशन या बैकवर्ड पास। न्यूरल नेटवर्क की जितनी भी प्रेडिक्शन होती है वो हमेशा फॉरवर्ड पास में। फॉरवर्ड पास में न्यूरल नेटवर्क कभी लर्न नहीं करता। दोबारा बताता हूँ, अगर आपने न्यूरल नेटवर्क से प्रेडिक्शन लेनी है या इन्फ्रेंस लेना, आपको याद है ना प्रेडिक्शन को मैं इन्फ्रेंस भी कहता हूँ, ये लफ्ज़ मैंने चेंज इसलिए यूज़ किया है ताकि आपका माइंड ट्रेन हो गया, प्रेडिक्शन की जगह इन्फ्रेंस भी आ सकता है। तो अगर आपने न्यूरल नेटवर्क से प्रेडिक्शन या इन्फ्रेंस लेना है, फॉर एग्जांपल आपने एक न्यूरल नेटवर्क ट्रेन कर लिया, अब आपने उसको एक तस्वीर दी और आप चाहते हैं ये पता चले ये तस्वीर बिल्ली की है या बिल्ली की नहीं है। सो दैट इज़ कि आप न्यूरल नेटवर्क से इन्फ्रेंस लेना चाह रहे हैं या आप न्यूरल नेटवर्क से प्रेडिक्शन लेना चाह रहे हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप सिर्फ फॉरवर्ड पास करेंगे। फॉरवर्ड पास में क्या होता है, इमेज या जो भी इनपुट है वो न्यूरल नेटवर्क की इनपुट लेयर से आउटपुट लेयर तक ट्रेवल करती है, फॉरवर्ड पास, इसलिए इसका नाम। लेकिन अगर आपने न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करना है तो वो ट्रेनिंग हमेशा बैकवर्ड पास या बैक प्रोपगेशन में होती है। तो बैक प्रोपगेशन में कैसे कैलकुलेशन मूव करती है, आउटपुट न्यूरॉन, ये जो तस्वीर में आपको ऑरेंज कलर का न्यूरॉन नजर आ रहा है ना, दोनों हो रही होती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने अगर प्रेडिक्शन करनी है तो आप सिर्फ फॉरवर्ड पास करेंगे, लेकिन अगर आपने ट्रेनिंग करनी है तो फॉरवर्ड के बाद बैकवर्ड भी करना पड़ेगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड घूमता चला जाएगा। आप कुछ पूछ रहे हैं, देखें फॉरवर्ड पास से है कि न्यूरल नेटवर्क के अंदर मुख्तलिफ लेयर्स हैं और उन लेयर्स पर मुख्तलिफ न्यूरॉन्स हैं। सो इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे के पास, हर न्यूरॉन पे एक सर्टेन काम हो रहा है, फंक्शन अप्लाई हो रहा है और वो फ्रंट तक जा रहा है। आपने ले लिया। अब इसको मैं एग्जांपल, हमने एक इम्परफेक्ट एग्जांपल को डिस्कस किया था फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए, मैं आपको बता देता हूँ।
फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग इन ए कंपनी जहाँ पे सारे प्रोसेसेस सेट है कंपनी के, ठीक है, मुख्तलिफ नोड्स होते हैं कंपनी के अंदर, सारे कनेक्टेड होते हैं। मैंने उन नोड्स को कहता था कि यार आप उन नोड्स को समझें कि आपका अकाउंट्स है, HR है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, टीम लीड है, हर बंदे के पास एक थोड़ी थोड़ी फैसला करने की सलाहियत है, और वो सारा आपका कंपनी का स्ट्रक्चर सेट है। नीचे से एक ऑर्डर इशू होता है, ठीक है, कि यार ये काम करना है, और वो सही से गुजरता हुआ उसकी एक आउटपुट आती है, वो हो जाता है। लेकिन आप इमेजिन करें कि आप कुछ प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, है नहीं, ठीक है, तो आप एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन जाती है, फिर इन्फॉर्मेशन वापस आती है, डॉक्टर साहब ये किया नहीं किया, फिर करना है। तो आप एक इन्फॉर्मेशन उस वक्त ट्रेन हो रहे होते हैं ख़ुद को, अपने आप को, एक मॉडल को ट्रेन कर, जैसे एक कमरे में बहुत सारे लोग अपने आप से बातें कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं ख़ुद को। जब मॉडल ट्रेन हो रहा होता है तो इन्फॉर्मेशन बैकवर्ड जा रही होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें फ्रंट फॉरवर्ड नहीं जा रही थी। क्वेश्चन था, फॉरवर्ड जाएगी तो बैकवर्ड आएगी ना, तो हो रही होती है, लेकिन लर्निंग जो है मॉडल की वो बैकवर्ड प्रोपेगेशन पे होती है। आप अगेन इतना डीप आपको बता रहे हैं क्योंकि कभी आपसे किसी क्लाइंट ने पूछा C2C में, C2C, देखो मैंने इनको बता दिया था कि ये चीज़ें सिर्फ C2C में आती हैं कि यार आपसे ये कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। अच्छा, ये हाइपर पैरामीटर का लफ्ज़ जो है ना, अब आपके जहन में होगा कि ये पैरामीटर ही कह लेते हैं यार, हाइपर क्यों कह रहे हैं? हाँ, जैसे कि किसी बंदे को टेंशन होती है, किसी को हाइपर टेंशन होती है, तो जो फिर हाइपर टेंशन है वो टेंशन की बड़ी किस्म है। तो ये बात ऐसी नहीं। देखिए, हर वो चीज़ पैरामीटर है जो न्यूरल नेटवर्क डाटा से सीख सकता है, हर वो चीज़ हाइपर पैरामीटर है जो न्यूरल नेटवर्क डाटा से नहीं सीख सकता, वो न्यूरल नेटवर्क बनाने वाला अपने तजर्बे से सीखता है। ठीक है, सो ये सिंपल सी डिवीजन है। किसी भी न्यूरल नेटवर्क में हर वो पैरामीटर जो न्यूरल नेटवर्क डेटा से सीख सकता है, जैसे न्यूरॉन्स के वेट्स हैं, बायस है, और कनेक्शन की वेटेज है जितनी, ये सब कुछ पैरामीटर्स हैं। लेकिन कितनी लेयर्स होंगी न्यूरल नेटवर्क में, हर लेयर पे किस टाइप का न्यूरॉन लगेगा, आउटपुट अगर क्लासिफिकेशन चाहिए तो कौन सा न्यूरॉन लगाएं, आउटपुट पे अगर रिग्रेशन या स्कोर चाहिए तो कौन सा न्यूरॉन लगाएं, ये सब के सब क्या है, ये हाइपर पैरामीटर है, क्योंकि ये डाटा से तो नहीं पता चलेंगे। ये जो न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्ट है, यानी ये जो आप लोग हैं, जब आप न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे तो हाइपर पैरामीटर आप डिसाइड करेंगे। अब यहाँ कुछ हाइपर पैरामीटर जो हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं, जिसमें लर्निंग रेट एक इम्पॉर्टेंट हाइपर पैरामीटर है, हर लेयर, नंबर ऑफ़ लेयर्स कितनी हैं, उसके बाद इसके अंदर हमारे पास बैच साइज आ जाता है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ हाइपर पैरामीटर। सो सिर्फ अब मेरा ख्याल है कि फ़र्क आपको अब समझ में आ जाना चाहिए कि हाइपर पैरामीटर कैन नॉट बी लर्नड फ्रॉम डेटा एंड पैरामीटर्स आर ऑलवेज लर्नड फ्रॉम डेटा, जिस पे आप किसी भी न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करते हैं। लर्निंग रेट एक हाइपर पैरामीटर है, अभी के लिए इतना ही। ये क्या करता है, कैसे करता है, ये बैक प्रोपगेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब हम बैक प्रोपगेशन तफसील से पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँगा। तो मेरा ख्याल है कि इरफान आज के लिए इतना ही है। थोड़ा सा कोड जो है मेरा ख्याल है बच्चों को सिखा दें। जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप किसी भी न्यूरल नेटवर्क के प्रोग्राम में यूजुअली देयर विल बी अ डेटा सेट जहाँ से आपकी इनपुट आएगी। उस इनपुट को आप कुछ प्रोसेस करेंगे, फिर अपने मॉडल को वो इनपुट पास कर देंगे और उसके बाद मॉडल उससे लर्न करेगा और एंड में रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर देगा। तो एटलीस्ट दो चीज़ें ज़रूर आप यूज़ करेंगे, एक इनपुट लेयर होगी और एक आपको मॉडल से आउटपुट मिलेगी। ठीक है, अच्छा, अब वैसे तो यू कैन हैव योर ओन डाटा सेट। देयर आर मिलियंस ऑफ डाटा सेट्स अवेलेबल फॉर प्रोसेसिंग। मैडम डाटा सेट क्या होता है? डाटा सेट मैं नालायक बच्चे का रोल प्ले करूँगा। डाटा सेट बेसिकली कलेक्शन है किसी प्रॉब्लम के बारे में जो डाटा आपने कलेक्ट कर लिया है, चाहे वो मसलन जैसे अगर हमने एक मॉडल ट्रेन करना है जो कैट और नॉन कैट को डिफरेंशिएट करे, तो डाटा सेट मैडम उस केस में किसको कहेंगे? बहुत सारी तस्वीरों को।
आप बहुत सारी पिक्चर्स कलेक्ट कर लेंगे, एक को लेबल कर देंगे, एक फ़ोल्डर या डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। एक आप फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं कैट की पिक्चर्स का, और एक फ़ोल्डर आप क्रिएट कर सकते हैं नॉन कैट्स। नॉन कैट्स का, ठीक है? या और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, मैंने आपको एक सिंपल मेथड बताया। तो अब आपका डाटा सेट जो है वो उसकी दो कैटेगरीज हैं, कैट और नॉन कैट। जो हमने आपको एग्जांपल में दिया है, बेसिक कोर्स में आप मिनिस्ट डिजिट्स डाटा सेट यूज़ कर चुके हैं। हमने उसी डाटा सेट को विद स्लाइड चेंज हमने सिंपल मिनिस्ट डिजिट के बजाय मिनिस्ट फैशन मिनिस्ट ले लिया। तकरीबन इमेजेस का सेम साइज़ है, सेम नंबर ऑफ़ कैटेगरीज़ हैं, सिर्फ आपको और एग्जांपल देने के लिए हमने ये किया है। आप पास्ट में कोड करते रहे हैं, तो कुछ लाइब्रेरीज़ ऐसी हैं जो आपने अपने प्रोग्राम में ऐड करनी ही करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल टेंसरफ्लो या पाईटॉर्च, उसमें से एक लाइब्रेरी आप चूज़ करेंगे। सो इम्पोर्ट टेंसरफ्लो। प्रोग्राम के शुरू में आपने बता दिया कि आप टेंसरफ्लो लाइब्रेरी यूज़ करने जा रहे हैं, और प्रोग्राम में आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन यूजुअली इसको TF नाम दिया जाता है। ये कुछ लाइब्रेरीज़ या फ्रेमवर्क्स हैं जो कुछ अरसे के लिए आपको उनसे यूज़ टू होना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो तकरीबन हर प्रोग्राम का थोड़े से चेंज के साथ वो हर प्रोग्राम का पार्ट है। एक और फ्रेमवर्क जो आप बार बार यूज़ करेंगे दैट इज़ tensorflow.keras, और आप उसमें से डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर्स इंपोर्ट करेंगे और डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स इंपोर्ट करेंगे। अगर आपने ग्राफ ड्रॉ करने हैं तो आप मैटप्लॉटलिब की पाईप्लॉट जो लाइब्रेरी है उसको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करेंगे, और अगेन नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन 99% ऑफ द टाइम नाम PLT है। अच्छा, देखें, जब हमने एक मॉडल बनाना है तो मॉडल बनाने के लिए अब कई बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं कि सर अब हमें कैसे याद रहेगा कि हमने क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट करनी है, कितनी चीज़ें इंपोर्ट करनी है, और किस 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 टाइप की चीज़ें जो है ना। इसकी सिंपल सी माइंड में एक एनालॉजी बना लें। वो एनालॉजी ये बना लें कि जब आपने मॉडल डेवलप करना है तो आपको ये जहन में होना चाहिए कि मॉडल बनाने के लिए मेरे पास क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, आपके लिए मॉडल बनाने के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहला एक तो फ्रेमवर्क जो आप बना रहे थे, ठीक है, टेंसरफ्लो, वो आपने सबसे टॉप पे वो कर लिया। देन उसके बाद आपको मॉडल डिफाइन करना है। मॉडल के अंदर लेयर्स होती हैं, आपको लेयर्स वाले पैकेज इंपोर्ट करने हैं। उसके बाद आपको उनकी प्लॉटिंग करनी होती है, प्लॉट्स आपके पास आ गए। अच्छा, जब आप मॉडल बना रहे होते हैं तो वो सिक्वेंशियल मॉडल होता है, ठीक है, तो वो आपने सिक्वेंशियल वाला पैकेज जो है वो भी उसमें से इंपोर्ट कर लेना है। फिर आपकी लेयर्स होती हैं डेंस लेयर्स, ठीक है, डेंस लेयर्स आपने वो इंपोर्ट करनी है। और उसके बाद जब आप टारगेट वेरिएबल पे काम कर रहे होते हैं तो टारगेट वेरिएबल को आपने एक कैटेगोरिकल वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करना होता है, कैटेगरीज के अंदर। फॉर एग्जांपल अभी हम जब जिस प्रॉब्लम पे काम, हमने डेटा सेट के बारे में बताया इनको थोड़ा सा जी बताएं। जी, तो हम जब फैशन एमनेस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं वो 10 है। तो अब इन नंबर ऑफ़ क्लासेस को एज अ टारगेट वेरिएबल कंसिडर करें तो आपने क्या करना है, हर क्लास को एक कैटेगरी असाइन है। फॉर एग्जांपल क्लास जो 0 है वो शर्ट को रिप्रेजेंट कर रही है फॉर एग्जांपल, तो उसको वो अगर वो 0 1 2 3 की फॉर्म में नहीं है तो आपने उसको कैटेगरी के फॉर्म कैटेगराइज बेसिकली कैटेगोरिकल वेरिएबल के अंदर लेके जाना है। तो उसकी कोई उसका पैकेज आप जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं केरास के अंदर से, यूटिलिटी। बेसिकली यूटिलिटी हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं, वो तमाम हेल्पर फंक्शंस जो हम किसी एक, फॉर एग्जांपल हम मॉडल बना रहे हैं तो मॉडल बनाते हुए हमें कुछ ऐसी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जिसके अंदर वो छोटी छोटी हमें फंक्शंस मिल जाते हैं हेल्पिंग के लिए। तो वो बेसिकली हेल्पर फंक्शंस हम कहते हैं कि ये यूटिलिटी के तौर पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये रेपिटेशन है 3 लाइन। ठीक है, ओके। सो हमने अपना सबसे पहला काम था, हमारा जो फैशन एमनेस्ट का डाटा सेट है हमने वो लोड करना है। तो हम टेंसरफ्लो का जो हम फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर डॉट केरास, उसके अंदर डॉट डेटा सेट्स में से जाके हमने कौन सा डेटा सेट लेना है, फैशन एमनेस्ट, और एग्जीक्यूट करेंगे तो अच्छा ओके हमारा रन टाइम जो है वो। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ये भी ऐड कर दूँ, व्हेन यू आर अ बिगिनर, तो डेटा सेट को ओपन करना हमारे लिए बिल्कुल शुरू में एक चैलेंज होता है, और डेटा सेट को ओपन करने के डजन्स ऑफ वेज हैं।
तो आई वुड सजेस्ट कि जब हम आपसे ये शीट शेयर करते हैं तो फैशन मिनिस्ट को ओपन करने के जितने भी मेथड्स हैं ज़रूर ट्राई करें। आप उनको URL के थ्रू ओपन कर सकते हैं। आप डेटा सेट आपकी हार्ड डिस्क पे पड़ा है या गूगल ड्राइव पे पड़ा है, क्लाउड पे पड़ा है, वहाँ से ओपन कर सकते हैं, या ये हमने आपके सामने जो एग्जांपल ली है ये बिल्ट इन डाटा सेट की एग्जांपल ली है। बिल्कुल, इस बात को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू इस तरह से करूँगा कि जब भी आप कोई मॉडल ट्रेन करते हैं, आप किसी के पास जाके दिखाते हैं जनाब मैंने ये मॉडल बनाया है, तो वो मॉडल पे डिस्कशन आपसे बाद में करेगा, मॉडल पे क्वेश्चंस आपसे बाद में करेगा। सबसे पहले वो आपसे डाटा सेट पे क्वेश्चंस करेगा कि जो मॉडल आपने ट्रेन किया है उसमें डाटा सेट कौन सा था, डाटा सेट के अंदर कितनी क्लासेस थी, नंबर ऑफ सैम्पल्स कितने थे, किस तरीके से आपने उसको प्री प्रोसेस किया। तो कोई भी काम कर रहे हैं और कोई भी मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, उसका जो डाटा सेट है उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी अंडरस्टैंडिंग सबसे टॉप पे होनी चाहिए आपकी प्रायोरिटी। अगर आपको डाटा सेट के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करें अबाउट डेटा एंड देन मूव टुवर्ड्स मॉडल। क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चों को डेटा के बारे में पता नहीं होता, इमेजेस कैसी हैं, कौन सी क्लास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, और जब वो मॉडल बनाने जा रहे होते हैं तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं जिसके बारे में अगर आप डेटा को एक दफ़ा पढ़ लें तो वो इश्यूज़ आपके रिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सो वंस हम जो डाटा है अपना हमने उसको लोड करना है फ्रॉम फैशन एमनेस्ट के डाटा से। अच्छा, अब हमने लोड देखें, आप लोगों के सामने ये डायग्राम मल्टीपल टाइम्स जो है वो आ चुकी होगी, और इसको थोड़ा सा एक दफ़ा मैं जस्ट एक टच दे दूं कि ओरिजिनल डाटा हमारे पास एक प्रॉपर जो आपका फर्स्ट कॉलम आपको नज़र आ रहा है इसकी फॉर्म में एक रॉ आपके पास डेटा का चंक है वो मौजूद है। अब आपने क्या करना है, इसको टेस्टिंग और ट्रेनिंग में डिवाइड करना होता है। तो हम जब डेटा लोड कर रहे हैं तो लोड करते हुए ही देखें हम अपना ट्रेनिंग डेटा एक्स ट्रेन का मतलब क्या है, वो इनपुट डेटा जो ट्रेनिंग के वक्त जाएगा। वाई ट्रेनिंग डेटा, वाई मीन्स लेबल। सो मॉडल ट्रेनिंग के अंदर जो हमारी एक्स और वाई वाली है जो नोमेनक्लेचर है वो इस तरह से चलता है कि एक्स रिप्रेजेंट करता है इनपुट को, वाई रिप्रेजेंट करता है आउटपुट को। बेसिकली आउटपुट हमारे क्या होते हैं मशीन लर्निंग के अंदर, लेबल्स होते हैं। ठीक है, तो एक्स इनपुट है, आगे लगा हुआ ट्रेन, तो ट्रेनिंग के टाइम इनपुट डेटा, वाई मीन्स आउटपुट, लेबल है किसका, ट्रेनिंग के दौरान का। तो ट्रेनिंग के दौरान जो डेटा यूज़ होगा वो ये होगा जो मैं स्क्रीन पे आपके साथ हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद इसी तरीके से टेस्टिंग डेटा में हमने करना था, तो एक्स टेस्ट मीन्स टेस्टिंग के वक्त इनपुट डेटा जाएगा और टेस्टिंग के वक्त जो लेबल्स होंगे जिससे मॉडल जब प्रेडिक्ट कर रहा होगा तो कंपैरिजन करेगा जो मैंने प्रेडिक्ट किया जो एक्चुअली ये था क्या वो ठीक है या नहीं है। ओके, और एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट में चूँकि हम इमेजेस की बात कर रहे हैं तो इमेजेस का डाटा है, और वाई में उन इमेजेस के नाम है, लेबल्स हैं बेसिकली। ठीक है, अच्छा, अब हमने जब डेटा सेट को लोड कर लिया तो एक दफ़ा आपकी ज़रूरी होता है कि उस डेटा सेट को लोड करके डिस्प्ले करके ज़रूर चेक करें कि वो डेटा किस किस्म का जो है वो आपके सामने शो होता है। ये मैंने एक फंक्शन इसके अंदर लिखा हुआ है जो बेसिकली सिंपल क्या कर रहा है कि एक जो आपने डाटा सेट लोड किया उसके रैंडम 10 इमेजेस को ले रहा है और वो आपके सामने जो है वो डिस्प्ले करवा रहा है कि इस डाटा सेट के अंदर किस तरह की इमेजेस मौजूद हैं। अब यहाँ पे आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये इमेजेस ब्लैक एंड वाइट है, ठीक है, कलर्ड इमेजेस नहीं है। और इनका जो और इन इमेजेस के अंदर क्या है, बेसिकली फैशन एमनेस्ट है, तो इसके अंदर जो जितने भी फैशन रिलेटेड शूज़ हैं, शर्ट्स हैं, पैंट्स हैं एंड ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द फैशन वो मौजूद है। ये ना ये जो कोड है तकरीबन हर डीप लर्निंग प्रोग्राम में आता है जी। तो इसको थोड़ा सा काइंडली इनको और एलैबोरेट करें। बेसिकली देखें, आप जब डिस्प्ले करवाने के लिए जो सबसे जो फॉर बिगिनर्स जो लाइब्रेरी यूज़ की जाती है वो मैटप्लॉट लिब यूज़ की जाती है। उसके अंदर हम पाईप्लॉट यूज़ कर पाईप्लॉट हमने ऊपर इंपोर्ट किया था। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हमने खुद डिफ़ाइन करना है कि नंबर ऑफ़ इमेजेस हमारी कितनी है। मैंने डिफ़ाइन किया कि जनाब मुझे 10 इमेजेस चाहिए और फिगर का जो डिस्प्ले साइज़ है वो कितना होना चाहिए। बेसिकली ये मैंने डिफ़ाइन किया है कि इसकी विड्थ और इसकी हाइट जिसके अंदर ये 10 इमेजेस शो होनी है वो मैंने डिफ़ाइन की है। अच्छा, इसके बाद आगे मैंने लूप लगाया वो नंबर ऑफ़ इमेजेस के अंदर और वो इमेजेस जो है वो ओके। तो यहाँ पे मैंने सिंपल एक लूप लगाया है, देखें, और यहाँ पर हम जो इमेजेस हैं वो लोड कर रहे हैं। ये देखें, मैंने एक्स टेस्ट में से इमेजेस पिक की हुई है
यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, वो एक्स ट्रेन में से इमेजेस पिक कर सकते हैं, वाई ट्रेन में से तो इमेज पिक नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर लेबल मौजूद है, इमेज मौजूद नहीं है, ठीक है। तो एक्स टेस्ट में से पिक कर सकते हैं या एक्स ट्रेन में से पिक कर सकते हैं और उसको रीशेप करके हम जो है वो प्रिंट कर रहे हैं, ओके। और अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ को क्लैरिफाई करता जाऊँ, कुछ बच्चों को आगे चल के कन्फ्यूजन भी होगी, वो ये कि हमारे पास अभी हम जिस डेटा सेट पे काम कर रहे हैं वो ग्रे स्केल डेटा सेट है जिसके अंदर सिर्फ ब्लैक होगा या वाइट होगा। इसको कहते हैं सिंगल चैनल इमेज। क्या कहते हैं? सिंगल चैनल इमेज। जब आप कलर्ड इमेज को देखते हैं जिसके अंदर आपको तमाम कलर्स नज़र आ रहे होते हैं, वो होती है RGB इमेज, जिसको कहते हैं 3 चैनल इमेज। 3 चैनल कौन से? 3 कलर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, R रेड, G ग्रीन एंड B ब्लू। तो 3 चैनल इमेजेस के लिए हम जो मॉडल है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि ये समझ लें कि ब्लैक एंड वाइट के लिए एक इमेज है, जो कलर्ड इमेज होती है वो एक्चुअल में एक इमेज नहीं होती, वो 3 इमेजेस होती हैं। वही इमेज रेड में भी होगी, वही इमेज ब्लू में भी होगी, वही इमेज ग्रीन में भी होगी, और वो तीनों को जब आप कंबाइन करके देखेंगे तो आपको एक कलर्ड इमेज नज़र आएगी। तो इट मीन्स कि हमें एट अ टाइम जहाँ पे हम यहाँ पे एक इमेज को प्रोसेस करें, वहाँ पे हमें 3 इमेजेस को प्रोसेस करना है, ठीक है। अगर इसको बिल्कुल लो लेवल पर या इजी फॉर्म में हम समझने की कोशिश करें तो आगे चल के जब कलर्ड इमेजेस आएंगे तो इस तरह का काम होता है। एक्चुअली हर इमेज एक मैट्रिक्स है, तो जो ग्रे स्केल या ये ब्लैक एंड वाइट इमेजेस हैं वो एक सिंगल मैट्रिक्स होता है, और जो कलर्ड इमेजेस होती हैं वो 3 मैट्रिसेस होते हैं। एक 1 रेड को रिप्रेजेंट करता है, RGB एक ग्रीन को रिप्रेजेंट करता है, और एक ब्लू को रिप्रेजेंट। अच्छा, अब आपके पास जो बाकी जो कोड है, इसको मज़ीद अगर आप लोगों ने डिटेल में देखना है तो सिंपल आपके पास टूल मौजूद हैं, जेमिनी मौजूद है, GPT मौजूद है, उसको कोड दे दें और उसको कहें कि एक्सप्लेन दिस कोड लाइन बाय लाइन। वो आपको हर फंक्शन का, हर लूप का एक एक वैल्यू के बारे में बताएगा कि ये नंबर भी यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया। तो कोड एक्सप्लेनेशन आप वहाँ से बड़े अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो आगे मूव करते हैं, और हमारे पास देखें डाटा हमने लोड कर लिया, डाटा को हमने स्प्लिट कर लिया ट्रेनिंग टेस्टिंग में, उसके बाद हमने डिस्प्ले करके भी चेक कर लिया कि हमारा डाटा बिल्कुल ठीक तरीके से लोड हो चुका है और वो डिस्प्ले भी हो रहा है। नेक्स्ट काम हमारा ये है कि हमारे पास है इमेज, और हमने देनी है ऐसे मॉडल को जिसके अंदर लगे न्यूरल नेटवर्क। अब एक इमेज एक न्यूरल नेटवर्क को कैसे जा सकती है? उसमें तो न्यूरॉन्स लगे होंगे, इमेज हमारी इस फॉर्म में तो होती नहीं है, वो तो मैट्रिक्स है। उस मैट्रिक्स को एक ये समझ लें, एक बॉक्स को मैं इन न्यूरॉन्स में कैसे पास करूं? तो उसका तरीका ये है कि हमारे पास 2 डायमेंशन जो मैट्रिक्स है, जो इमेज है, उसको हम फ्लैटन कर देते हैं एक अरे में, ठीक है, एक 1 डायमेंशन आप कह लें कि एक मैट्रिक्स के अंदर, और फिर हम उसको पास करते हैं न्यूरल नेटवर्क पे। फॉर एग्जांपल, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कितने न्यूरॉन्स पहली लेयर पे रखने हैं और इमेज का जो इमेज है उसको मैंने कन्वर्ट कैसे करना है? इस प्रोसेस को कहते हैं फ्लैटनिंग, कि एक इमेज को आप 2D मैट्रिक्स को आप 1D मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं या 1D अरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये होती है फ्लैटनिंग। तो ये देखें आपके पास जो अगर हम देखें ना, ये अगर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा सकूं तो मैंने ना जो आपका डेटा सेट है उसको प्रिंट करवाया हुआ है, और आपके पास एक्स ट्रेन के अंदर 60,000 इमेजेस हैं। 60,000 के आगे क्या लिखा हुआ है? 28/28, जो बता रहा है कि इमेज का साइज़ है। इमेज है 28/28। अगर 28/28 को मल्टीप्लाई करें तो क्या वैल्यू आती है? 784, ठीक है। इट मीन्स कि जब आप 2D मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे 1 अरे में 1D मैट्रिक्स में, तो वो 784 वैल्यूज़ बनेंगी। इसका मतलब है कि 784 वैल्यूज़ आपने पास करनी है, तो जिसको पास करनी है उसके पास भी 784 इनपुट न्यूरॉन्स होने चाहिए, जो हर न्यूरॉन एक एक वैल्यू को इनपुट के तौर पे ले सके। और आप यहाँ पे ये भी नोटिस करें कि अगर ये कलर्ड इमेज होती तो 28 के बाद आपको 3 भी लिखा हुआ नज़र आता। ये एक और इंडिकेटर है कि इट्स अ ग्रे स्केल इमेज। जी,
तो और वाई ट्रेन के अंदर हमारे पास सिर्फ 6000 है और आगे कॉमा के बाद कुछ भी नहीं लगा हुआ, विच मीन्स के ये इमेज नहीं है, ये इसके अंदर 60,000 लेबल्स मौजूद हैं। ठीक है, ओके। ये इमेज जो प्रोसेस में आपसे डिस्कस कर रहा था वो मैं आपके सामने यहाँ पे आपको दिखाता भी हूँ कि इस इमेज के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास एक 2D मैट्रिक्स है जिसके अंदर इमेज है। ठीक है, ये इमेज है जिसके अंदर एक डिजिट 1 के फॉर्म में मौजूद है और वो 2D मैट्रिक्स है बेसिकली। उसको आपने अब क्या किया है, जब 28/28 को मल्टीप्लाई किया तो 784 वैल्यूज़ बनी जो 1D मैट्रिक्स की फॉर्म में आ गई और ये 1D मैट्रिक्स आगे पास होगा 784 न्यूरॉन्स को। अब ये आपके सामने तो लेयर 1 जो है वो उसके अंदर सिर्फ 4 न्यूरॉन्स आपको नज़र आ रहे हैं बेसिकली, लेकिन ये क्या होंगे 784 न्यूरॉन्स होंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आपको जो डेटा है उसको नॉर्मलाइज करना होता है पिक्सल वैल्यूज़ को। तो बेसिकली अगर देखिए रिसर्च ने और एक्सपेरिमेंट्स ने ये शो किया है कि जब इमेजेस नॉर्मलाइज्ड होती हैं तो प्रेडिक्शन के रिजल्ट्स बेहतर आते हैं। नॉर्मलाइज का क्या मतलब है, देयर आर 256 कलर्स, तो इमेज के हर पिक्सल को आप 256 पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो प्रोसेस है इसको आप नॉर्मलाइजेशन भी बोलते हैं और मिन मैक्स स्केलिंग का भी आप नाम दे सकते हैं। और इसमें अगर जस्ट टू क्लैरिफाई, मैम जब बता रही है ना 256 कलर्स होते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर लिखा हुआ 255, क्यों? वो 0 से 255 तक होते हैं, सो दैट्स वाई इट इज़ डिवाइडेड ऑन 255। मिन मैक्स स्केलिंग के लिए हम इसको एक डिफरेंट फार्मूला भी अप्लाई करते हैं, लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग आप नॉर्मलाइजेशन जो है उसको यूज़ करें। ओके, अच्छा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो टारगेट वेरिएबल है बेसिकली अब हमने उसकी प्रोसेसिंग करनी है ताकि हम जब आगे अपना मॉडल ट्रेन करें तो उसके अंदर हमें प्रॉब्लम ना आए। फॉर एग्जांपल हमारे मॉडल के अंदर जो है वो 10 क्लासेस हैं, टोटल नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं 10। यहाँ पे डिफाइन नहीं हुआ है कि नंबर ऑफ़ क्लासेस इज इक्वल टू 10। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे जो वाई ट्रेन में लेबल्स पड़े हुए हैं, वाई ट्रेन में जो लेबल्स पड़े हुए हैं उसको हमने क्या करना है, उसको इस फॉर्म में लेके जाना है बेसिकली, जिसको कहते हैं वन हॉट इंकोडिंग। क्या कहते हैं? वन हॉट इंकोडिंग। फॉर एग्जांपल 0 से लेकर 9 तक आपके पास डिजिट है, 0 से लेकर 9 तक हर, ये देखें अगर मैं आपको वापस लेके जाऊं और आप लोगों की एक ये जो हर इमेज है ना, आपको फॉर एग्जांपल ये शूज़ है, ये शूज़ रिप्रेजेंट हो रहा है क्लास 5 से। फॉर एग्जांपल 5 जहाँ पे भी आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा कि ये शूज़ होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे एक आपको स्वेट शर्ट नज़र आ रही है, यहाँ पे कहते हैं फॉर एग्जांपल जब भी 2 आएगा तो वो स्वेट शर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इसी तरीके से हर क्लास को रिप्रेजेंट किया गया है एक डिजिट के साथ। तो अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं 10। अब आपने उन को वन हॉट इंकोडिंग के अंदर लेके जाना, उनके वेक्टर्स बनाने। अब ये देखें आपके पास मैंने फंक्शन बेसिकली यूज़ किया है 2 कैटेगोरिकल। उसमें आप क्या पास कर रहे हैं कि उसमें आप अपना लेबल पास कर रहे हैं वाई ट्रेन और आगे उसकी नंबर ऑफ़ क्लासेस पास कर रहे हैं कि नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी है 10। इसी तरीके से जो टेस्ट डेटा है उसके अंदर भी। अब इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। वो ये हो रहा है कि आपके पास जब भी आउटपुट आएगी तो आपके पास जो आउटपुट आएगी वो, अच्छा आसान कर लेते हैं मज़ीद। सपोज कर ले आपके पास न्यूरॉन था, आपको ये पता चल गया कि इनपुट लेयर पे 784 न्यूरॉन्स होंगे। आपने ये फैसला करना है कि मेरे आउटपुट लेयर पे कितने न्यूरॉन्स होने चाहिए जो मुझे जवाब देंगे। ये आपको कैसे पता चलेगा? तो जब आप वन हॉट इनकोडिंग कर रहे हैं ना, तो आपकी नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी है? 10। ठीक है, तो 10 क्लासेस के लिए आपके पास 10 आखिर में न्यूरॉन्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 10 न्यूरॉन्स। अब 10 न्यूरॉन्स क्यों होने चाहिए? 10 न्यूरॉन्स इसलिए होने चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने शर्ट की इमेज पास की और उसकी क्लास है 2। अब मैं इनपुट दे रहा हूँ शर्ट, स्वेट शर्ट मॉडल को, आउटपुट में मुझे क्या मिलना चाहिए? ये कौन सी क्लास है? 2। लेकिन वो मुझे सिंपल 2 नहीं देगा, वो इस तरह से देगा कि 10 न्यूरॉन्स होंगे, उन न्यूरॉन्स में वैल्यूज़ आ रही होंगी 0 से 1 तक। क्या आ रही होंगी? 0 से 1 तक। प्रोबेबिलिटीज़ बोलते हैं जिनको हम।
क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटीज़ बोलते हैं। वो वैल्यूज़ आ रही होंगी 10 न्यूरॉन्स के अंदर। अब उसमें से हम देखेंगे कि कौन से नंबर का न्यूरॉन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, कौन से नंबर के न्यूरॉन की वैल्यू सबसे। फॉर एग्जांपल स्वेटशर्ट की इमेज इनपुट में गई और हमारा जो दूसरे नंबर का न्यूरॉन है, बल्कि तीसरे नंबर का 0 1 2 3 तीसरे नंबर का न्यूरॉन है, उसकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 0.80, बाकी तमाम है 0.001 0.003 इस तरह की। लेकिन सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, थर्ड नंबर की न्यूरॉन जो क्लास 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम क्या कहेंगे कि हमारे मॉडल ने जो आउटपुट दी है वो रिप्रेजेंट करती है क्लास 2 को। तो इस तरीके से हमारा, और हमें यहाँ पे उसका फ़ायदा इस तरीके से होता है। और अगर हमारे पास क्लासेस फॉर एग्जांपल होती 100, तो हम यहाँ पे पास करते क्लासेस की जगह 100 वैल्यू, और जो हमारे पास अब मैट्रिक्स बनता वो 0 से लेकर 99 तक जाना था, ठीक है। और उस मॉडल की आउटपुट लेयर के अंदर भी कितने न्यूरॉन्स होने थे, 100, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपने आइडेंटिफिकेशन करनी कि इनपुट लेयर में क्या होगा, कितने न्यूरॉन्स होंगे, आउटपुट लेयर में कितने न्यूरॉन्स होंगे। अब रह गई ये बात बीच की कि उसकी जो हिडन लेयर्स हैं वो किस तरह से आपने आइडेंटिफाई करनी, कितनी होंगी, किस तरह से डिफाइन करेंगे, उस पर चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ आ गई है हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग, हाइपर पैरामीटर्स। जब आप कोई गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाते हुए भी उसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं कि कितनी स्पीड पे चलानी है, तो उसकी स्पेसिफिक सेटिंग्स आप सेट करते हैं कि इस स्पीड पे जाने के लिए मुझे ये इस गियर में रखनी पड़ेगी, इतनी उसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, फिर वो इस तरह से जाएगी। तो इसी तरीके से मॉडल्स की भी आपकी जो सेटिंग्स हैं वो उनको हम हाइपर पैरामीटर्स कहते हैं। और उसके अंदर फॉर एग्जांपल हमने डिफाइन कर दिया कि हमारा इनपुट साइज़ क्या होगा, 784। कहाँ से मिला, इमेज को फ्लैटन करके हमें पता चल गया 784 हमारा इनपुट साइज़ होगा। ओके, बैच साइज़ आ गया, मेरे पास 60,000 इमेजेस हैं, एकदम इकट्ठी मैं 60,000 इमेजेस लोड करके मॉडल को नहीं दे सकता, ना कोलैब सपोर्ट करता है, ना हमारा लोकल सिस्टम के अंदर हम इतना डाटा इकट्ठा लोड कर सकते हैं और उसको ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डाटा को बैचेस में डिवाइड कर देते हैं कि मॉडल को थोड़ा थोड़ा करके डाटा देते रहते हैं, 200 इमेजेस, फिर 200 इमेजेस, नेक्स्ट इपॉक में फिर 200 इमेजेस। अच्छा, उसके बाद हम फर्स्ट लेयर हमें मिल गई थी 784 न्यूरॉन्स की, सेकंड हमने लेयर बना ली हिडन 1, ठीक है। उसको मैंने रख दिया कि इसके अंदर 400 न्यूरॉन्स होंगे। उसके बाद मैंने उससे अगली जो लेयर डिफाइन की उसको मैंने कहा इसमें 20 न्यूरॉन्स होंगे। और लास्ट हमारी ऑलरेडी हमें पता है कि कितने न्यूरॉन्स होना चाहिए, 10 न्यूरॉन्स होना चाहिए क्योंकि 10 क्लासेस थी। और ईपॉक्स हम 10 के लिए सिर्फ इसको ट्रेन करेंगे क्योंकि टाइम भी थोड़ा, और मॉडल जो है वो थोड़ा सा टाइम लगाता है। अब आगे मॉडल की बिल्डिंग के ऊपर आ जाते हैं। सीक्वेंशियल मॉडल है, बिल्कुल बेसिकली सीक्वेंस में चलता है। इनपुट न्यूरॉन्स पे जाएंगे, फिर हम हिडन लेयर 1 पे जाएंगे, हिडन लेयर 2 पे जाएंगे, और फिर आउटपुट लेयर पे जाएंगे। तो एक सीक्वेंस में चल रहा है, तो आपने अब उस सीक्वेंस को डिफाइन करना है किस तरीके से। आप जो सीक्वेंशियल मॉडल है उसको आप इनिशियलाइज कर लेंगे, लोड कर लेंगे। उसके बाद अब आपने उस मॉडल के अंदर लेयर्स ऐड करनी है। मॉडल डॉट ऐड, आप ऐड कर रहे हैं क्या, एक डेंस लेयर, ठीक है। और उस डेंस लेयर के अंदर जो आप इनपुट दे रहे हैं वो इनपुट क्या होगी, इनपुट साइज वो क्या है 784। फर्स्ट लेयर आपकी डिफाइन होगी 784 न्यूरॉन्स की, ठीक है। और एक्टिवेशन हमने लगा लिया रीलू। अब इसके साथ ये लगा हुआ हिडन, ये अगली जो हमारी लेयर है उसके साथ जो कनेक्टेड होगा उसमें कितने न्यूरॉन्स हैं, 400। ये मैंने ऊपर डिफाइन किया था, हिडन 1 400, ठीक है। तो इनपुट लेयर हो गई 784, नेक्स्ट आपकी लेयर कितनी है 400 की। अच्छा, उससे नेक्स्ट हम लेयर डिफाइन करते हैं मॉडल डॉट ऐड के मॉडल के अंदर हम ऐड कर रहे हैं क्या, एक डेंस लेयर, ठीक है। और उसके अंदर अब हिडन 2 में हमारे पास कितने न्यूरॉन्स हैं 20, ठीक है। 20 न्यूरॉन्स हमने ऐड किया, एक्टिवेशन फंक्शन लगा दिया रीलू का। एंड देन हमारी जो लास्ट है, लास्ट में हमारी आउटपुट लेयर आती है। आउटपुट लेयर के अंदर हम क्या किया, मॉडल डॉट ऐड डेंस लेयर, एंड कितनी उसकी वो होने चाहिए, न्यूरॉन्स चाहिए जितनी हमारी क्लासेस हैं। क्लासेस कितनी हैं 10। एंड एक्टिवेशन फंक्शन हम इसमें लगाते हैं सॉफ्ट मैक्स का। हमेशा ये याद रखना है कि जब आपकी मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन आप लोग कर रहे हैं तो उसके अंदर सॉफ्ट मैक्स का एक्टिवेशन फंक्शन आपने लास्ट लेयर पे लगाना है, रीलू नहीं लगा देना, ठीक है। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, मॉडल आपने बना लिया,
मॉडल डॉट कंपाइल, अब आपने उसको सिंपल कंपाइल करना है और कंपाइल करते हुए आपने बताना है कि लॉस कौन सा कैलकुलेट करना है, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लॉस। इसको आप लोगों ने खुद भी एक्सप्लोर करना है कि ये क्या भला है। आपने मतलब जीपीटी पे गए, बार्ट पे गए, मीडियम के आर्टिकल्स पे गए और वहाँ से आपने इसके बारे में स्टडी करनी कि लॉस फंक्शन पे हम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, तो ये स्पेसिफिक लॉस हम क्यों यूज़ कर रहे हैं इस सिनेरियो के अंदर। मैट्रिक्स हमने रखा है एक्यूरेसी का और स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट वाला कॉन्सेप्ट हमने आज कवर किया होगा, होपफुली नहीं हुआ चले, लेकिन इससे पहले मैं खुद भी कवर कर चुका हूँ, आई रिमेंबर दैट। तो आप लोगों को भी वो चीज़ होनी चाहिए। इसको मजीद आप लोगों ने रिकॉल करना है और रिवाइज ज़रूर करना है ताकि जब आप लोग ये चला रहे हैं तो आपको पता हो कि ये स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट कर क्या रहा है बैक एंड के ऊपर। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा हमारे पास मॉडल कंपाइल होकर मॉडल की सारी पीछे हिडन डिफाइन नहीं है, ये सेल चला लिया और ये सेल एग्जीक्यूट कर लिया, ठीक है जी। हमारे पास मॉडल की सारी समरी आ गई कि फर्स्ट हमारे पास जो जितनी उसमें लेयर्स हैं, कितने उसके पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स पर डिस्कशन हम मजीद लेक्चर्स के अंदर भी करेंगे ताकि हम ये जो कैलकुलेट किस तरह से हो रहे हैं ये भी आप लोगों को दिखाएं और बताएं। जस्ट एक आइडिया के तौर पे कि इसके अंदर टोटल हमारे पास पैरामीटर्स हैं 3,22,000 के अराउंड। हमारे पास जो ChatGPT-4 का मॉडल है उसके अंदर 1.6 ट्रिलियन पैरामीटर्स हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा एक 60,000 इमेजेस वाला छोटा सा एक मॉडल, उसके पैरामीटर्स कितना, और GPT-4 कितना बड़ा मॉडल होगा जिसके अंदर इतने ज़्यादा पैरामीटर्स हैं। तो ओके, आगे मॉडल ट्रेनिंग के बारे में। तो मॉडल जब आपने ट्रेन करना होता है बेसिकली आपने मॉडल फिट करना है। अब उसके अंदर क्या करना है, आपने बताना है कि मेरी इनपुट इमेजेस कौन सी हैं, मेरे लेबल्स कौन से, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान क्या ले रहा होगा, वो इमेजेस ले रहा होगा और वो इमेज को देख के उसका लेबल देखेगा वाई ट्रेन में से कि इस इमेज का लेबल क्या है, 2 है, 3 है, 4 है। और बैच साइज उसको लेना होगा कि ट्रेनिंग के वक्त मुझे कितनी इमेजेस एट अ टाइम मिलेंगी, कितनी इपॉक्स के लिए मैंने ट्रेन होना। और वर्बोस जब हम 1 रखते हैं तो हमें जो ट्रेनिंग की प्रोसेस के दौरान जो इन्फॉर्मेशन है उसकी जितने स्टैट्स हैं वो शो हो रहे होते हैं, ठीक है। और इसके साथ मैंने टाइम उसका रखा हुआ है कि हमें ये भी पता चल जाए कि वो ट्रेनिंग में कितना टाइम लगाता है। अब बेसिकली ये देखें यहाँ पे आपके पास 10 इपॉक्स के लिए वो उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ पे आपको 300 बाय 300 नज़र आ रहा होगा। वो इस वजह से कि आपके पास टोटल 60,000 इमेजेस थी और अब आपने उसको 200 के बैचेस में डिवाइड किया, तो हर आर्टेशन पे उसको 200 इमेजेस मिलती थी। तो उसके लिए 60,000 इमेजेस को कवर करने के लिए उसको 300 आइट्रेशंस लगेंगे पूरा एक दफ़ा पूरा डाटा सेट देखने में। तो इस वजह से आपके सामने 300 बाय 300 आ रहा है और ये मॉडल आपका जो है वो 10 इपॉक्स के लिए ट्रेन हो गया। अब इसके अंदर अब आप देखें लॉस आपका है 0.46, हम 1.38 से स्टार्ट हुए थे, 10 इपॉक्स में उसने इतना कवर किया है और हमारी एक्यूरेसी आ रही 0.83, 83% एक्यूरेट हमारा मॉडल है। अब आप लोगों के लिए इसमें काम यह है कि हमने जो लेयर्स डिफाइन की हैं, लेयर्स के अंदर जाके आप ट्वीकिंग करेंगे कि आप उसकी लेयर्स इंक्रीज़ करके देखेंगे कि इंक्रीज़ करने से क्या होता है। मीडियम लेवल की मतलब फॉर एग्जांपल हमने 3 लेयर्स रखी हैं, आप 6 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 5 रख के देख सकते हैं। डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशंस करेंगे, डिफरेंट आइट्रेशंस करेंगे, बैच साइज इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, नंबर ऑफ इपॉक्स बढ़ा के देखते हैं कि हमारा लॉस में किस तरह से चेंज आ रहा है, हमारे जो एक्यूरेसी है वो कितनी मैक्सिमम मतलब आपका गोल ये होना चाहिए लॉस मिनिमाइज, एक्यूरेसी मैक्सिमाइज। तो वो किन पैरामीटर्स के ऊपर आप किन हाइपर पैरामीटर्स को छेड़ के आप इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं एक्यूरेसी को और लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। ये हमारा मॉडल जो है वो ट्रेन हो चुका है। मॉडल ट्रेन होने के बाद हमने मॉडल की क्या करनी होती है, टेस्टिंग। हमारे पास मॉडल डॉट प्रेडिक्ट का फंक्शन ऑलरेडी हमें जो है वो अवेलेबल होता है। जी ओके, जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारी टेस्टिंग एक्यूरेसी आ गई 0.77% जो है वो एक्यूरेट हमारा मॉडल ड्यूरिंग एक्यूरेसी है, ड्यूरिंग टेस्टिंग हमारी ये एक्यूरेसी। इसके बाद एक्चुअली हाइपर पैरामीटर्स को चेंज करके आप इसकी एक्यूरेसी इंप्रूव कर सकते हैं। यही अदरवाइज़ तो डीप लर्निंग एक दिन में ही सारा आप लर्निंग कर लेंगे। आपने यही लर्न करना है कि एक लो एक्यूरेसी से आप हायर एक्यूरेसी की तरफ कैसे जाएंगे। आई थिंक यहाँ पे जो दूसरा कोड है वो हम नेक्स्ट क्लास में जी बिल्कुल। बस लास्ट पॉइंट हमारा रह गया, इसको हम कवर करते हैं कि ये एक आपके सामने प्लॉट आ रहा है और उस प्लॉट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो हम इमेज डिस्प्ले करवा रहे हैं साथ उसकी प्रेडिक्टेड क्लास भी आ रही है कि मॉडल ने उस क्लास को क्या प्रेडिक्ट किया है। अब आप लोगों ने देखना है कि फॉर एग्जांपल शूज़ है, शूज़ की एक्चुअल क्लास क्या थी, क्या वो 9 ही थी जो उसको प्रेडिक्ट करनी चाहिए या नहीं। तो फिर यहाँ से आपको पता चलेगा कि मेरी कितनी इमेजेस थी जिनको उसने करेक्टली प्रेडिक्ट किया और कितनी इमेजेस हैं जिसके ऊपर उसकी प्रेडिक्शन जो है वो
गलत आ रही है, तो ये विजुलाइज करके भी आपके लिए चीज़ों को अंडरस्टैंड करना जो है वो बिगनर लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो आज के लिए इसको इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम थोड़ा सा इसका कंपैरिजन भी दिखा देंगे थोड़े से कॉम्प्लेक्स मॉडल के साथ, कलर्ड इमेजेस के साथ, और ये कोड भी आप लोगों के साथ जो है वो ड्राइव के ऊपर जो है वो शेयर हो जाएगा, स्लाइड्स भी आ जाएंगी। तो होपफुली हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर्स है तब से हम फिर वो जो हमारा क्विज़ेस वाला सिनेरियो है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो बी रेडी एंड प्रिपेयर्ड फॉर क्विज़ेस एंड असाइनमेंट्स।